हम एक अरसे से ये शोर सुन रहे हैं, हिंदुस्तान को इस चीज से बचाओ, उस चीज से बचाओ, मगर वाकया ये है कि हिंदुस्तान को उन लोगों से बचाना चाहिए जो इस किस्म का शोर पैदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान को इन लीडरों से बचाओ जो मुल्क की फिजा बिगाड़ रहे हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। कलम के ये बोल बेखौफ उर्दू लेखक सआदत हसन मंटो के हैं, जिनको झूठी दुनिया का सच्चा अफसाना निगार कहा गया। एक ऐसे अफसाना निगार जिन्होंने जिंदगी को एक बाजी की तरह खेला और हार कर भी जीत हासिल की। लोग उर्दू शायरी को अगर गालिब के हवाले से जानते हैं तो फिक्शन के लिए सआदत हसन मंटो का नाम सबसे पहले आता है। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे पर सबसे बेहतरीन लिखने वालों में से एक रहे, लेकिन उसके बाद भी सआदत हसन मंटो को एक बदनाम और बेशर्म लेखक क्यों कहा गया? आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। अल्फाज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे उर्दू कहानियों के मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो की। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप गैर ज़रूरी खबरों के शोर में ऐसे ज़रूरी जज्बात सुनना चाहते हैं, ज़िंदगी को संवारने वाले साहित्य और अदब का संग चाहते हैं, तो द क्विंट के मेंबर बनिए। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। 11 मई 1912 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे सआदत हसन मंटो को एक बदनाम, बेशर्म और बेखौफ लेखक कहा गया। इसकी वजह थी कि उन्होंने अपनी कलम हमेशा सीधी रखी और कभी भी किसी के तारीफों के पुल नहीं बांधे। इंकलाब के अफसाने लिखे, बंटवारे की त्रासदी के किस्से लिखे, औरतों से लेकर मजलूमों के दुख दर्द और उनकी मजबूरियां भी उनकी कहानियों का हिस्सा हैं। मंटो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद साल 1936 में मुंबई चले गए। वो खुद को चलता फिरता बॉम्बे कहा करते थे, लेकिन 1947 में हुए बंटवारे के बाद उन्हें बॉम्बे छोड़ना पड़ा और उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया। मंटो ने हिंदुस्तान के बंटवारे की तारीख को अपनी कलम से बेहद शानदार तरीके से बयान किया है। वो लिखते हैं, मेरे लिए ये तय करना नामुमकिन हो गया है कि दोनों मुल्कों में अब मेरा मुल्क कौन सा है। बड़ी बेरहमी के साथ रोज जो खून बहाया जा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब आज़ाद हो गए हैं, लेकिन क्या गुलामी का वजूद खत्म हो गया है? जब हम गुलाम थे तो आज़ादी के सपने देख सकते थे, लेकिन अब हम आज़ाद हो गए हैं, तब हमारे सपने किसके लिए होंगे? सआदत हसन मंटो के ऊपर कई कहानियों को लेकर मुकदमे भी चले। इस लिस्ट में उनकी कहानी काली सलवार, ठंडा गोश्त, बू, धुआं और ऊपर नीचे और दरमिया शामिल है। उन पर कई बार अश्लीलता के मुकदमे चले और पाकिस्तान में 3 महीने की कैद और 300 रुपए का जुर्माना भी हुआ। दायर मुकदमों से लड़ते लड़ते मंटो की जिंदगी निकल गई, लेकिन ये मुश्किलें ना तो उनका हौसला तोड़ सकी और ना ही उनकी कलम खामोश हुई। मंटो कहते हैं कि हर उस चीज के बारे में लिखा जाना चाहिए जो हमारे आसपास हो रही है। कहा जाता है कि मंटो एक ही बैठकी में एक कहानी पूरी कर देते थे। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में 270 अफसाने यानी कहानियां, 100 से ज्यादा ड्रामे, फिल्मों की कहानियां, संवाद और ढेरों नामवर और गुमनाम शख्सियात के रेखाचित्र लिखे। मंटो ने ठंडा गोश्त पर चलने वाले मुकदमे की पूरी जानकारी ठंडा गोश्त नाम से छपने वाले कहानी संग्रह की प्रस्तावना में जहमत मेहर दरख्शां के नाम से लिखा है। वो लिखते हैं कि जब मैं भारत की नागरिकता छोड़कर जनवरी 1948 में लाहौर आया तो मेरी मानसिक स्थिति 3 महीने तक अजीब रही। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ हूँ, भारत में या पाकिस्तान में। बार बार दिमाग में उलझन पैदा करने वाला सवाल गूंजता, क्या पाकिस्तान का साहित्य अलग होगा? यदि होगा तो कैसे होगा? मंटो कहते हैं कि वह सब कुछ जो अविभाजित भारत में लिखा गया है, उसका मालिक कौन है? क्या इसका भी बंटवारा किया जाएगा? क्या भारतीयों और पाकिस्तानियों की बुनियादी समस्याएं एक जैसी नहीं हैं? क्या हमारा देश धार्मिक देश है? देश के तो हम हर हाल में वफादार रहेंगे, लेकिन क्या हमें सरकार की आलोचना करने की इजाजत होगी? क्या आज़ादी के बाद यहाँ के हालात गोरों की सरकार के हालात से अलग होंगे? कहा जाता है कि मंटो जलियांवाला बाग में घंटों बैठकर अंग्रेजी हुकूमत के तख्ता पलट के ख्वाब देखा करते थे। इसकी वजह यह थी कि मंटो ने 7 साल की उम्र में जलियांवाला बाग खूनी नरसंहार का नजारा देखा और उसको अंदर ही अंदर महसूस किया। वक्त गुजरा और बदला, लेकिन शायद मंटो के अंदर से वो दर्द नहीं निकल सका। जब उन्होंने कलम उठाई तो इसी पर आधारित पहली कहानी तमाशा लिखी। तमाशा में वो लिखते हैं,
2-3 रोज से तैयारे स्याह उकाबों की तरह पर फैलाए खामोश फिजा में मंडला रहे थे, जैसे वो किसी शिकार की जुस्तजू में हों। सुर्ख आंधियां वक्तन फवक्तन किसी आने वाले खूनी हादसे का पैगाम ला रही थी। सुनसान बाजारों में मुसल्लह पुलिस की गश्त एक अजीब हैबतनाक समा पेश कर रही थी। वो बाजार जो सुबह से कुछ अरसा पहले लोगों के हुजूम से पुर हुआ करते थे, अब किसी नामालूम खौफ की वजह से सूने पड़े थे। शहर की फिजा पर एक पुरअसरार खामोशी मुसल्लत थी। भयानक खौफ राज कर रहा था। हिंदी सिनेमा के कलाकार सुंदर श्याम चड्ढा और मंटो के बीच अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। उनकी दोस्ती के किस्से आज भी मशहूर हैं। साल 1951 में श्याम शबिस्तान फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान ही घोड़ों के गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर मंटो को बहुत दुख हुआ और उन्होंने लिखा, अप्रैल की 23 या 24 थी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं रहा। पागल खाने से शराब छोड़ने के सिलसिले में जेरे इलाज था कि श्याम की मौत की खबर एक अखबार में पढ़ी। उन दिनों एक अजीब व गरीब कैफियत मुझ पर तारी थी। बेहोशी और नीम बेहोशी के एक चक्कर में फंसा हुआ था। कुछ समझ में नहीं आया था कि होशमंदी का इलाका कब शुरू होता है और मैं बेहोशी के आलम में कब पहुंचता हूं। दोनों की सरहदें कुछ इस तरह आपस में गडमड हो गईं कि मैं खुद को नो मीन्स लैंड में भटकता हुआ महसूस करता था। सादत हसन मंटो ने अपने दोस्त की मौत पर तो लिखा ही, इसके अलावा उन्होंने अपनी मौत के 1 साल पहले ही खुद की कब्र पर लिखने के लिए लाइनें लिखी, जो दर्द भरी होते हुए भी बहुत प्यारी थी। इसमें वो लिखते हैं, यहाँ सादत हसन मंटो लेटा हुआ है और उसके साथ कहानी लेखन की कला और रहस्य भी दफन हो रहे हैं। टनों मिट्टी के नीचे दबा वह सोच रहा है कि क्या वह खुद से बड़ा कहानी लेखक नहीं है। मंटो को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की जेसीबी अवार्ड से सम्मानित उर्दू उपन्यासकार और जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर खालिद जावेद साहब से। सुनिए। देखिए, सादत हसन मंटो हमारे यहाँ मतलब कहना ये चाहिए कि ना सिर्फ उर्दू कहानी का सबसे बड़ा और इनकलाबी नाम है, बल्कि मुझे ये कहने दीजिए आप कि इंडिया की जितनी भी भारत की हमारी जितनी ज़बानें हैं, तो उसमें इतना मतलब रिच कहानीकार कोई और इतना कहना चाहिए कि प्रोटेस्ट करने वाला और अपने ज़माने से बहुत आगे का लिखने वाला, मतलब दूसरा मतलब किसी भी ज़बान ने, किसी भी भाषा ने इतना अजीब व गरीब और इतना जिसको कहना चाहिए कि डेंस कहानी लिखने वाला नहीं पैदा किया। मंटो ने क्या किया है जो कि मंटो के अलावा किसी ने नहीं किया, कि उसने देखिए मजदूरों को भी और किसानों को भी समाज में एक सम्मानजनक स्थान तो प्राप्त था। वो भले ही गरीब थे लेकिन उनको कहीं ना कहीं सम्मान की नज़र से आप देखते थे। लेकिन मिसाल के तौर पर वैश्य को, चाहे उसके पास पैसा हो चाहे कुछ हो, उसको आप सम्मान नहीं देते। तो मंटो की डेफिनेशन में, मंटो के संसार में, मंटो की दुनिया के अंदर सिर्फ मजदूर नहीं है, सिर्फ किसान नहीं है, बल्कि ज़्यादा गिरे पड़े वो लोग हैं जिनको आज तक समाज ने जो है वो कोई इज्जत नहीं दी है। उसमें वैश्याएँ हैं, दलाल हैं, जानवर हैं, इवन जानवर हैं। मंटो ने एक तो कहानी बहुत अच्छी कुत्ते पे लिखी है, उसका नाम ही है कुत्ते की दुआ। तो मंटो की अगर आप देखते हैं चीज़ों को तो ये देखते हैं कि पहली बार उन्होंने इंसान की हैसियत से, ये इंसान क्या है भाई, इंसान का कोई ब्रांड नहीं है, ना कोई तवाइफ है, ना वैश्या है, ना मजदूर है, ना ज़मींदार है, ना जागीरदार है ना ही कोई पूंजीपति है। इंसान क्या है, पहली बार उन्होंने ये हमें बताया कि वैश्या जो है वो भी एक इंसान है। तो अगर आप देखें उनकी कहानियाँ, तो जो मुझे बहुत पसंद है, तो आप काली शलवार को आप पढ़िए, तो उसमें जो मेन किरदार है उसका, वो एक तवाइफ है सुल्ताना, जो कि अब ढलती उम्र में है, तो उसके पास ज़्यादा गाहक नहीं आते, लेकिन इधर मुहर्रम आ रहा है और मुहर्रम आ रहे हैं तो उसको भी काले कपड़े चाहिए, उसको भी काली शलवार चाहिए। यानी वो बादारी पेशा उसका अपनी जगह है, लेकिन वो भी एक मजहबी औरत है उसके साथ, तो उसको भी मुहर्रम मनाना है, उसको काली शलवार चाहिए। और इसमें जिस तरह वो ठगती है और जिस तरह लोग उसको धोखा देते हैं और उसका इस्तेसाल करते हैं, इतनी दिल को छू लेने वाली कहानी भी है और झंझोड़ने वाली भी कहानी है। और वो हमें ये भी बताने वाली कहानी है कि दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी नहीं होती है, दुनिया में कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारी नज़र उसे अच्छा या बुरा बनाती है। मंटो क्या तो ये है कि वो जो वैश्या है, जो वो तवाइफ है, वो आपकी बहन हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बीवी हो सकती है, माँ हो सकती है। यानी एक उस औरत में जिसको हम सिर्फ वैश्या कहते हैं, उसमें कितनी औरतें छुपी हुई हैं, कितने रिश्ते।
दूसरी बात ये कि जो कहानियाँ मंटो ने फिसाद के ऊपर लिखी, जो पार्टीशन पे लिखी, तो वो कहानियाँ हमें इस बुरी तरह से झंझोड़ती हैं। और मेरा ख्याल है कि पार्टीशन पे लिखी गई इतनी हिंदुस्तान की किसी भी भाषा में जो अगर आप 5 या 6 कहानियों का इंतखाब करें, उनको आप सिलेक्ट करें, तो उसमें सबसे ऊपर जो है वो जैसे मंटो की कहानी ठंडा गोश्त है या खोल दो है। आप ये भी देखिए कि मंटो के ऊपर मुकदमे भी चलाए गए, क्योंकि मंटो अपने ज़माने से इतना आगे लिख रहे थे कि उस वक्त का जो कानून था या जो उस वक्त का जो नैतिक माहौल था, उसके अंदर जो मॉरल पुलिस उनके पीछे लग गई। आज देखिए एक बड़ा अदब वही होता है जो अपने टाइम एंड स्पेस को पार करके यहाँ तक आ जाए, अपने टाइम एंड स्पेस को, अपने दिक और काल को पार करके और हमारे ज़माने की हकीकतों से भी आंखें चार कर सके। तो आज आप देखिए कि वो जो कोई मंटो ने लिखा था उस पर जो कि मुकदमे चलाए गए थे, आज उसके पर मुकदमे नहीं चलाए जाते। इसका मतलब मंटो उस वक्त के लिखने वाले नहीं थे। मंटो उससे आगे कम से कम 100 साल, 50 साल, 60 साल बाद में शायद मंटो को वो मुकाम, और वही हुआ। मंटो के ज़माने में मंटो को लोग पढ़ते नहीं थे, बदनाम अफसाने निगाह। मंटो की किताबें लोग अपनी लाइब्रेरी में छुपा के रखते थे, अखबार के कागज़ में बांध के रखते थे। आप जैसे एज के लोग जो थे उस ज़माने में मंटो को उनसे छुपा के रखा जाता था। लेकिन आज ये है कि मंटो के बगैर आप निवाला नहीं तोड़ सकते। वो ये भी मुझे लगता है कि मंटो एक इंडस्ट्री भी बन गया, क्योंकि ये है कि जो उसने मंटो को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, वो भी मंटो की बात करता है। तो मंटो की इंसानी हमदर्दी, इंसानों से हमदर्दी। दूसरी चीज़ ये कि बने बनाया जो आपका अखलाकी निज़ाम या जिसको कि मॉरल सिस्टम कहते हैं, उसको क्वेश्चनिंग करना, और जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं उन मॉरल वैल्यूज़ को एक तरीके से सबवर्ट करना, उनको कटघरे में खड़ा कर देना, जिसमें हम अपने गुनाहों को याद करने लगे। मंटो हमारा अकेला ऐसा अफसाने नगार या कहानीकार है जिसको पढ़ के हमें अपने गुनाह याद आ जाते हैं, दूसरों को। सादत हसन मंटो ने साल 1955 की 18 जनवरी को आखिरी सांस ली। उनको गुजरे हुए ज़माने बीत गए, लेकिन वो अपनी बातों और बागी लहजे के लिए आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। ज़माने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप उससे वाकिफ़ नहीं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है।